हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। और आज हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स का ये हमारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द AKTU यूनिवर्सिटी फॉर द न्यू सेशन 2023 एंड 24। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन एडुकेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जहां पर हम पढ़ेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम आज के लेक्चर में ही कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक यहाँ पर होगा प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बारे में यहां पर पढ़ेंगे और ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लॉ हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हम एक डेरिवेशन करेंगे, प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला। तो इस टॉपिक के अंदर थ्योरी भी है, डेरिवेशन भी है। तो इस टॉपिक का थ्योरेटिकल पार्ट हम आज के ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहां पर हमारे पास आएगा कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से रेगुलरली AKTU एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर हम कॉम्पटन इफेक्ट की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर कॉम्पटन शिफ्ट का यहां पर डेरिवेशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पटन शिफ्ट के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आपको थ्योरी भी पढ़नी है, डेरिवेशन भी करना है और न्यूमेरिकल भी करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आएगा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर भी आपको थ्योरी भी पढ़नी है, डेरिवेशन भी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर बेस्ड बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आएगा डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार AKTU एग्जाम में पूछा जाता है। तो पढ़ेंगे इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहां पर हमारे पास आएगा फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, जहां पर हम फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन, ग्रुप वेलोसिटी की डेफिनेशन को डिटेल में समझेंगे और उसके बाद फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी के डेरिवेशन भी हम यहां पर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा जो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार AKTU में पूछा जाता है। बार बार मतलब हर बार ये पूछा जाता है, क्या है, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो यहां पर हम एक्चुअल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे, इसके डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, और कभी कभी ये AKTU एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ना, और छोटा सा टॉपिक है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों ही AKTU एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस यूनिट के अंदर अगर हम बात करें तो इस यूनिट में थ्योरी भी है, इस यूनिट के अंदर डेरिवेशन भी है और इस यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल भी है। तो इंपॉर्टेंट यूनिट है और आसान यूनिट है जहां से आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर का हमारे कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जिनको हम आज के लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन एडुकेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को हम यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड या ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लॉ हम पढ़ेंगे, जैसे कि स्टीफन लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स सेकंड लॉ ऑफ रेडिएशन और रिले जीन्स लॉ। ये सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हम आज कंप्लीट करेंगे और यहां से भी AKTU एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझेंगे। बेसिक लेक्चर है आज का और आज के लेक्चर में हम केवल थ्योरी को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हमारे डेरिवेशन और उसके बाद न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन एडुकेसी ऑफ क्लासिकल
मैकेनिक्स, यानी कि जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है उसकी लिमिटेशन की बात हम यहां पर करने जा रहे हैं। तो देखिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब जो ओल्ड मैकेनिक्स, जहां पर हम न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी लॉ होते हैं वो सभी लॉ जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं उनके बिहेवियर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी कि हमारे पास जितने भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, मैक्रो मतलब जिनका साइज बड़ा है, जिनको हम देख सकते हैं, तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उनके बिहेवियर को क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉ हैं वो सभी लॉ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर क्या है, एप्लीकेबल है। लेकिन वही लॉ और वही क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल नहीं होती कई बार जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है माइक्रोस्कोपिक। यानी कि जब हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आ जाते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ बहुत जगह पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स की, ठीक है ना। तो देखिए अब यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर कई लेक्चर लिए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर हम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो यहां पर हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है पहला पॉइंट हमारा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, उनके बिहेवियर को क्लासिकल मैकेनिक्स क्या नहीं कर पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे कि एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल और वेव्स। यहां पर सीधी सी बात हो रही है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो क्लासिकल मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिहेवियर को क्या नहीं कर पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हमारे पास है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब सीधी सी बात है, एटम इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स क्या नहीं कर पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो क्लासिकल मैकेनिक्स से हम ये भी नहीं पता कर सकते जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम की, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हमारे पास है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको स्टडी किया, उसके बारे में काफी सारे लॉ भी दिए गए, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट, क्लासिकल मैकेनिक्स के जो हमारे साइंटिस्ट थे, कोई भी साइंटिस्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पूरी तरीके से कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाया, ठीक है ना। मतलब उन्होंने जो लॉ दिए उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ गई। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एंड गैसेज। मेटल और गैसेज में जो स्पेसिफिक हीट होती है उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया गया क्लासिकल मैकेनिक्स में। और इन सभी चीजों को एक्सप्लेन किया गया कहां पर, क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हमारे पास आता है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। ये इफेक्ट भी क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्सप्लेन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? एक्चुअल में क्या था, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसमें हम ये मान के चलते थे कि जो हमारे पास रेडिएशन है या लाइट है वो केवल वेव की फॉर्म में है। लेकिन बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में ये माना गया कि जो हमारी वेव है उसके दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये लॉ, ये जो इफेक्ट थे, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्सप्लेन नहीं हो पाए। क्लियर है? तो यहां पर देखिए जो पूरा कंक्लूजन है वो कंक्लूजन ये है कि द इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो लिमिटेशन है, इन्हीं की वजह से लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इन्हीं सब की वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। और क्वांटम मैकेनिक्स आप इसको कह सकते हैं कि मॉडर्न मैकेनिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा गेटवे क्लासेस का ऐप है, गेटवे क्लासेस ऐप पर सभी वन शॉट वीडियो के नोट्स अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर जाना है, उसको ओपन करना है। उसके बाद यहां पर आपको ये 3 लाइन दिखाई दे रही होंगी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और स्टडी मटेरियल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको वन शॉट वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे जो सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां से आप नोट्स ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और अब हमारे पास टॉपिक आता है ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए क्या होती है ब्लैक बॉडी, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लैक बॉडी क्या है। देखिए ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो सभी टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है ना। देखो पहला पॉइंट क्या है, ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज वन विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन
ऑल द रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, मतलब सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है चाहे वो किसी भी वेवलेंथ की हो, ये होती है ब्लैक बॉडी। अब यहां पर ब्लैक बॉडी में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं ब्लैक बॉडी का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसा समझ लेते हैं कि जो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है वही ब्लैक बॉडी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की ही होगी ये भी कंपलसरी नहीं है। बात समझ में आ रही? तो अब आप समझिए कि ब्लैक बॉडी का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह भी हो सकता है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारी विजिबल लाइट होती है, जो हमारी व्हाइट लाइट होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उस व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर ले तो वो ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का दिखाई देगा, लेकिन वो ब्लैक बॉडी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने केवल व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। और हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रेडिएशन, किसी भी वेवलेंथ की हो। तो अगर मैं बात करूं रेडिएशन की, तो रेडिएशन में देखिए जो विजिबल लाइट है वो केवल एक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। जो हमारा पूरा स्पेक्ट्रम होता है उसमें इंफ्रारेड रेज भी होती है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है, उसमें रेडियो वेव्स भी होती है, उसमें गामा रेज भी होती है, उसमें एक्स रे भी होती है। तो ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी कहा जाएगा जो सभी रेज को, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ की हो, उनको एब्जॉर्ब कर ले, तब उसको ब्लैक बॉडी कहेंगे, चाहे उसका कलर ब्लैक हो या ना हो। क्लियर है बात? तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। और एक कंडीशन और है ब्लैक बॉडी की, एक कंडीशन और है, क्या है कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लेती है, और अगर उसी ब्लैक बॉडी को हीट किया जाए तो वो सभी वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट भी करती है। ये सेकंड कंडीशन है किसी भी बॉडी को ब्लैक बॉडी होने के लिए। तो देखिए यहां लिखा भी है कि व्हेन ए बॉडी इज हीटेड इट एमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जब हम ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो उसमें सभी टाइप की रेडिएशन निकलती हैं और उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी को बनाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि दुनिया में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन या कुछ ना कुछ और प्रोसेस हो ही जाता है, यानी कि 100% एब्जॉर्प्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर वही लिखा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी बट फेरी, अब ये एक साइंटिस्ट का नाम है, डिजाइन अ ब्लैक बॉडी। इन्होंने क्या करा, एक ब्लैक बॉडी को डिजाइन किया, है ना, विच कैन एब्जॉर्ब 90% ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, जो कि 97% रेडिएशन को क्या कर रही थी, एब्जॉर्ब कर रही थी। यानी कि इन्होंने जो ब्लैक बॉडी बनाई वो भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं थी, क्योंकि केवल 90%, 97% रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब कर रही है, बाकी 3% क्या हो गया, बच गया। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती है, और ब्लैक कलर का दिखने वाला ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि ब्लैक बॉडी हो। ब्लैक बॉडी होने के लिए उसको सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ की हो, और जब उसको हीट करेंगे तो उससे क्या निकलने चाहिए, ब्लैक रेडिएशन निकलने चाहिए, और जो रेडिएशन होंगे वो किसी भी वेवलेंथ के हो सकते हैं। तो ये था हमारा ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। तो देखिए ब्लैक बॉडी को जब हीट किया जाता है तो उसमें से रेडिएशन निकलता है, और इन्हीं रेडिएशन की स्टडी बहुत सारे साइंटिस्ट ने की, है ना, और सबने अपने अपने क्या दिए, लॉ दिए। ठीक है ना, काफी साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया और इसके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट उन्होंने दिए। एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, उसी को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पर अब हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्वेश्चन दोनों तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का मतलब है ब्लैक बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशन है उनकी स्टडी हमें यहां पर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को। तो देखिए यहां पर जो भी रिजल्ट आपको मैं आगे बताने जा रहा हूं, जो भी पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, ये सभी पॉइंट एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किए गए हैं। ठीक है ना, तो काफी साइंटिस्ट ने इस पे काम किया। तो द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट डिफरेंट टेम्परेचर इज शोन बाय द ग्राफ। तो ये जो रेडिएशन हमारी ब्लैक बॉडी से निकल रही है, तो इन रेडिएशन के लिए क्या बनाया गया, ग्राफ बनाया गया, किस किस के बीच में, एनर्जी ऑफ रेडिएशन और वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन।
देखो सीधी सी बात है, जब आप ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे तो उससे रेडिएशन निकलेंगी। रेडिएशन निकलने का मतलब है ब्लैक बॉडी से एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। और एनर्जी के और वेवलेंथ के बीच में क्या बनाया गया, एक ग्राफ बनाया गया जो आपके सामने यहां पर बना हुआ है। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया और यहां पर जो रिजल्ट यहां पर मिले हमें, वो रिजल्ट यहां पर लिखे हुए हैं। एक एक रिजल्ट को, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है और इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं जरा। सबसे पहले क्या है, फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं, ये हमारे सब एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट है। इनको एक एक पॉइंट को देखते हैं ध्यान से। पहला पॉइंट क्या है, देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें, एक्चुअल में जो ये ग्राफ बन रहा है किसके बीच में बन रहा है, एनर्जी के और वेवलेंथ के बीच में बन रहा है। वेवलेंथ किसकी है, रेडिएशन की। वेवलेंथ किसकी है, रेडिएशन की है। तो अब यहां पर देखो सबसे पहले क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब है जो रेडिएशन निकल रही है उनकी जो एनर्जी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद वेवलेंथ। अब यहां पर जरा ग्राफ देखो, यहां पर ये काफी सारे ग्राफ बने हुए। पहले इनको एक बात समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए एक्चुअल में है क्या, ये हमारे पास कर्व है। जो ये पहला कर्व है, ये कर्व बना हमारा T1 टेम्परेचर पे। किस टेम्परेचर पे बना है, T1 टेम्परेचर पे। इस कर्व को बनाया गया T1 पे। ये मिला हमें T2 टेम्परेचर पे, ये मिला T3 टेम्परेचर पे, ये T4 और ये T5। यहां पर जो टेम्परेचर है वो यहां पर लिख देता हूं मैं कि जो T5 है वो ग्रेटर देन है T4 से, T4 ग्रेटर देन है T3 से, और T3 ग्रेटर देन है T2 से, और T2 ग्रेटर देन है T1 से। ठीक है ना, टेम्परेचर क्या है, इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है। अब यहां पर समझिए, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है, रेडिएशन की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। आप इसमें से चाहे कोई भी कर्व ले ले, कोई भी एक कर्व ले ले, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि रेडिएशन की एनर्जी बढ़ रही है। यानी कि एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी वो इंक्रीज हो रही है किसके साथ साथ, वेवलेंथ के साथ साथ। तो यही यहां पर ग्राफ में हमें दिखाई दे रहा है। एंड और उसके बाद क्या हो रहा है, रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो है एक पॉइंट पर जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। रीचेस ए मैक्सिमम वैल्यू एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड डिक्रीजेस फर्दर एज द वेवलेंथ इंक्रीज। तो एक पॉइंट पर जाके ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद दोबारा से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर ये हमारा पहला यहां पर रिजल्ट था या पहला ऑब्जर्वेशन था कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ रही है। उसके बाद एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो रही है और उसके बाद फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब जहां पर रेडिएशन की इंटेंसिटी मैक्सिमम है या जहां पर मैक्सिमम एनर्जी है, उस पॉइंट पर जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ को हम क्या कह रहे हैं, लैम्डा मैक्स कह रहे हैं। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, वेवलेंथ देखो, ये जो हमारी पहला वाला कर्व है इसकी इंटेंसिटी कहां पर मैक्सिमम हुई है, इसकी इंटेंसिटी इस पॉइंट पर मैक्सिमम हुई है। तो इसका मतलब यहां पर जो हमें ये वैल्यू मिलेगी, ये जो वैल्यू होगी ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी। ये क्या है, लैम्डा एम, मतलब यहां पर मैक्सिमम वेवलेंथ है। देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो हमारे पास यहां पर लैम्डा एम हमें मिल रही है। अब जरा ध्यान देना, उसके बाद अगर मैं इस कर्व को ऑब्जर्व करूं तो इस कर्व का जो पीक है वो यहां पर मिल रहा है, यानी कि इंटेंसिटी इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें वेवलेंथ मिल रही है, देखिए जो वेवलेंथ है ये कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी है, यानी कि जिस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको हम लैम्डा मैक्स कह रहे हैं। अब इस कर्व को आप देखिए, इस कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहां पर मिल रहा है लैम्डा मैक्स, और इस कर्व को अगर हम देखें, ऊपर वाला कर्व अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू यहां पर मिल रही है। क्लियर है? और दूसरा ये वाला कर्व अगर हम लें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू यहां पर मिल रही है, और अगर इस कर्व को लें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मुझे इस पॉइंट पर मिल रही है। क्लियर है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। यहां पर मुझे मिल रहा है लैम्डा मैक्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं पहले। तो एट ईच टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी देयर इज अ वेवलेंथ लैम्डा मैक्स फॉर विच ई लैम्डा इज मैक्सिमम। यानी कि हर टेम्परेचर के लिए हमें क्या मिल रहा है, वेवलेंथ की वैल्यू मिल रही है जिसके लिए इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। अब जरा यहां पर ध्यान से समझना, ये वाला जो कर्व है ये कर्व मिला हमें T1 टेम्परेचर पे, यानी कि जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T1 था तो उससे जो रेडिएशन निकल रही थी उससे हमें ये कर्व मिला। उसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जब T2 हुआ तो उस समय जो रेडिएशन मिली वो ये वाली रेडिएशन थी, यानी कि उससे हमें ये कर्व मिल रहा है।
अगर टेम्परेचर को और बढ़ा दें और T3 कर दें तो और हमारे पास जो वेव है वो थोड़ा सा और ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से करके हमें क्या मिला, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न मिला रेडिएशन का, ठीक है ना। अब यहां पर जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तो हमारा हो चुका। अब यहां देखिए, एज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, द लैम्डा मैक्स शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। आप इस लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। लैम्डा मैक्स की देखिए, लैम्डा मैक्स कहां मिल रहा है आपको, लैम्डा मैक्स आपको उस पॉइंट पर मिल रहा है जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, या कह सकते हैं जिस पॉइंट पर रेडिएशन की जो एनर्जी है या एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर इज मैक्सिमम। यानी कि जिस टेम्परेचर पर आपको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको हम मैक्सिमम वेवलेंथ कह रहे हैं यहां पर। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस लैम्डा मैक्स शिफ्ट टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, देयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। देखो ये तो बहुत आसान है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहां पर जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो वो तो आपको ग्राफ को देख के ही पता चल गया भाई यूनिफॉर्म कैसा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहां पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती, क्या मिलती, हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता, हमें बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, देखो एनर्जी स्टार्टिंग में डिक्रीज इंक्रीज हो रही है और उसके बाद डिक्रीज हो रही है। तो पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो वही चीज यहां पर लिखी है कि देयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट गिवन टेम्परेचर। देखिए जितने भी रिजल्ट हैं ये सारे रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली फाइंड किए गए है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और ये सारे रिजल्ट क्या करे, फाइंड आउट करे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, क्या कहा गया इसमें कि जो एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर सेकेंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एनर्जी के एमिट होने का रेट भी बढ़ते जा रहा है। तो वो तो आप ग्राफ से देख ही सकते हैं कि जैसे जैसे देखो जब टेम्परेचर T1 था तो एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड क्या थी, कम थी। जैसे टेम्परेचर बढ़ा एनर्जी का रेट बढ़ गया, तो टेम्परेचर के साथ साथ एनर्जी का रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो कि अगेन हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या कहा गया जरा ध्यान से समझिए। इसमें कहा गया द एरिया अंडर ईच कर्व, यहां पर ये जितने भी कर्व हैं इन कर्व के अंडर जो एरिया है, इनके नीचे का जो एरिया है, एक्चुअल में ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट द गिवन टेम्परेचर। अब देखो इस पॉइंट को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इस पॉइंट में ये कहा गया, जैसा फॉर एग्जांपल मैं ये कर्व ले लूं, ये कर्व जो T4 टेम्परेचर पे मुझे मिल रहा है, तो इस कर्व के नीचे का जो एरिया है वो एक्चुअल में एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यानी कि इस कर्व के नीचे का जो एरिया है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट है। तो कर्व के नीचे जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा एनर्जी एमिट होगी ब्लैक बॉडी से। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज डिपेंड ऑन द एरिया अंडर कर्व। कर्व के अंडर में जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर एरिया बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो आप इस कर्व को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहां एमिट हुई होगी, T5 टेम्परेचर पे। और ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी बॉडी से जो एनर्जी है ना एमिटेड, एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बॉडी का उतनी ही ज्यादा उससे क्या होगी, एनर्जी एमिट होगी। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। अब यहां पर कुछ लॉ है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहीं से ये जो पॉइंट्स है ना, यहीं से हमें कुछ लॉ मिले या इसी ग्राफ के लिए कुछ लॉ हमारे पास हैं जो 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर देखिए सबसे पहले हमारे पास एक लॉ आता है स्टीफन लॉ। ये जो लॉ मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं ये सारे लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए ही है, ठीक है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। अब जरा ध्यान से समझिए पहला लॉ क्या है, स्टीफन लॉ क्या है ये। अकॉर्डिंग टू स्टीफन लॉ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, या इसको शॉर्ट में अगर आप सीधी सी बात है, स्टीफन लॉ में हमें ये बताया गया कि एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब इन्होंने क्या कहा कि किसी भी ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी
निकलेगी, जो एनर्जी एमिट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, टेम्परेचर की पावर 4 करनी पड़ेगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन्होंने यही बताया कि अकॉर्डिंग टू द स्टीफन लॉ द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाय ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ड्यू टू ऑल द वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर इसी को मैं मैथमेटिकली लिखूं तो इसका मतलब ये है एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। और यहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आप जानते हैं कि एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और इसका नाम होता है स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट, तो ये होता है हमारा स्टीफन लॉ। तो एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्टीफन लॉ। क्लियर हो गया? तो बहुत सिंपल सा है। तो यहां पर सिग्मा क्या है? स्टीफन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू भी यहां पर मैंने लिखी है, लेकिन वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं कि आप इसको याद करें ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लॉ क्या है? नेक्स्ट है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ रेडिएशन और वेन फर्स्ट लॉ। एक्चुअल में वेन के हमारे पास 2 लॉ हैं, तो ये अभी फर्स्ट लॉ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कौन सा हमारा? फर्स्ट लॉ। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू द वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ lambda m is inversely proportional to the absolute temperature of the body। देखो ये अगर आप ध्यान से देखो तो यही पॉइंट तो है कि जैसे जैसे जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब जो लैम्डा मैक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। और इसी बात को इन्होंने इस लॉ में बोला है। देखो अकॉर्डिंग टू वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ lambda m is inversely proportional to the absolute temperature। यानी कि यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो lambda m है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, जिसको मैं यहां पर कांस्टेंट ही लिख रहा हूं, कांस्टेंट अपॉन टी। और यहां पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो लैम्डा m इंटू टी, लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू आ जाता है कांस्टेंट, और यही हमारा होता है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है? वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। ठीक, तो ये सभी लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास 2 लॉ और भी हैं, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। अब देखिए क्या है वेन सेकेंड लॉ ऑफ रेडिएशन और वेन रेडिएशन फॉर्मूला। तो एक्चुअल में इन्होंने क्या बताया कि जो ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी एमिट होगी वो एनर्जी कितनी होगी, ये बताया गया है यहां पर इन दोनों ही लॉ में। तो देखिए पहला लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू वेन्स लॉ द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर द गिवन वेवलेंथ। देखिए यहां पर वेवलेंथ की रेंज दे दी गई है लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब एक्चुअल में ये बता रहे हैं हमें कि एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी कितनी होगी। देखिए स्टीफन लॉ में ये बताया गया कि जो एनर्जी एमिट होगी वो टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन इन्होंने हमें बताया कि कितनी टोटल एनर्जी कितनी एमिट होगी किसी भी ब्लैक बॉडी से, ठीक है ना। तो एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ फॉर अ गिवन वेवलेंथ। वेवलेंथ की रेंज हमें यहां पर दे दी लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला अगर ये 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है तो ये डेफिनेशन आप लिख देंगे और ये फॉर्मूला वहां पर आप मेंशन कर देंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन आगे आएगा। इसका डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिले जीन्स लॉ, है ना। रिले जीन्स, अच्छा इसमें देखिए जो हमारा सेकंड लॉ है इसकी लिमिटेशन क्या है? दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर वेवलेंथ ओनली। केवल ये लॉ वहीं पर एप्लीकेबल है जहां पर वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। अगर वेवलेंथ लार्ज होगी तो ये लॉ क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। एक्चुअल में ये सभी लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स के हैं जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रिले जीन्स लॉ, तो रिले यूज क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्मोडायनेमिक्स टू शो दैट द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रल एनर्जी, यानी कि ये भी एनर्जी को ही बता रहे हैं कि एनर्जी एमिटेड बाय ये ब्लैक बॉडी कितनी होगी। तो इन्होंने भी अपने लॉ में बताया कि एनर्जी कितनी होगी।
तो ये इन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया, इस फॉर्मूले को हम भी ड्राइव करेंगे आगे चल के, है ना। और इसकी लिमिटेशन क्या है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्गर वेवलेंथ ओनली, ये लॉ केवल लॉन्गर वेवलेंथ के तो एप्लीकेबल है लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कहने का मतलब ये है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, है ना, कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने लॉ भी दिए, लेकिन कोई भी लॉ परफेक्टली या पूरी तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर अब कंप्लीट होता है और आज के लेक्चर में जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उन टॉपिक के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहां पर डीपीपी नंबर 1 में दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको लेक्चर वाइज डीपीपी मिलेगी, तो फर्स्ट लेक्चर की जो हमारी डीपीपी है उसके अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज के लेक्चर से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, व्हाट इज वेन्स लॉ, तो वेन्स लॉ मैं आपको पढ़ा चुका हूं और वेन्स लॉ आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेन्स लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड रिले जीन्स लॉ, यानी कि वेन्स लॉ अगेन रिपीट हुआ और यहां पर आपको रिले जीन्स लॉ का स्टेटमेंट भी बताना होगा जो मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है यहां पर, डिस्क्राइब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो जो मैंने आपको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट कर्व आपको बताया वो कर्व आपको यहां पर पूरा डिटेल में बताना होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहां पर आपको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व को ड्रॉ करना होगा और उसको एक्सप्लेन भी करना होगा। तो ये हमारे आज के लेक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको आने चाहिए। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने आप एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्राइव करेंगे प्लैंक रेडिएशन फार्मूला। ओके, थैंक यू वेरी मच।